What's up students, myself Kushagra and welcome back to जिज्ञासा YouTube चैनल। सो कल की क्लास में जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था वो था हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 डिमांड। अब उसके कुछ टॉपिक्स भी थे जो हमने पहले डिस्कस कर लिए थे कल की वीडियो में। तो वो टॉपिक्स थे हमारे मीनिंग ऑफ डिमांड, टाइप्स ऑफ डिमांड, फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड, डिमांड कर्व, डिमांड शेड्यूल, डिमांड फंक्शंस एंड स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। तो हमने ये सब टॉपिक्स कल डिस्कस कर लिए थे। तो आज हम इस चैप्टर को और आगे फर्दर स्टडी करेंगे। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर करो इस वीडियो को उन लोगों को जिनको कि इसकी ज़रूरत है इस वीडियो की। एंड हो सकता है आपकी वीडियो शेयर करने की वजह से उनका कुछ फ़ायदा हो जाए एंड मेरा भी फ़ायदा हो जाए। एंड लास्ट में कि सब्सक्राइब, जितने भी लोग नए हैं वो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो जो कि पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं। एंड एक और बात कि यार इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना प्लीज़। तो हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है लॉ ऑफ डिमांड। कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। सो लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड बाय कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। जितने भी अदर फैक्टर्स होते हैं उन सबको हम कांस्टेंट रखते हैं और फिर जो इनवर्स रिलेशनशिप हम चेक करते हैं प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में, उसे हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। अब कुछ एजम्पशंस होते हैं जो कि हमें हमेशा कंसिडर करने पड़ते हैं लॉ ऑफ डिमांड को स्टडी करते हुए। पहला एजम्पशन है हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस में कोई चेंज नहीं है। फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइसेस भी सेम है। कंज्यूमर की जो इनकम है वो भी सेम है, कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस जो है हमारे कंज्यूमर्स के, उसमें भी कोई चेंज नहीं आ रहा। एंड लास्ट है कि फ्यूचर में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है ऐसी प्राइस को चेंज होने की। तो ये सब कुछ एजम्पशंस हमें लेने पड़ते हैं। अब लॉ ऑफ डिमांड को और बेटर तरह से समझने के लिए हम ये शेड्यूल और ये ग्राफ देखते हैं। तो जैसे शेड्यूल में हमें दिख रहा है कि जो प्राइस है मेरी वो पहले पॉइंट पे 5 है, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। एंड जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो मेरी 1, 2, 3, 4 और 5। तो यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है कि जैसे जैसे मेरी प्राइस कम हो रही है वैसे वैसे मेरी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो बढ़ रही है। तो एक इन्वर्स रिलेशनशिप दिख रहा है मेरे को यहाँ पे। अब अगर मैं इस ग्राफ में देखता हूँ तो यहाँ पे भी मुझे एक डाउनवर्ड स्लोपिंग दिख रहा है मेरे डिमांड कर्व का, जो कि लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है। और ये इंडिकेट कर रहा है कि जो इनवर्स रिलेशनशिप है हमारा प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। अब इसमें एक और फर्दर टॉपिक आता है कि हम बाकी जो अदर फैक्टर्स हैं उनको हम कांस्टेंट क्यों रखते हैं। तो अब दूसरे फैक्टर्स को कांस्टेंट रखने का जो प्राइमरी मोटिव होता है हमारा वो यही है क्योंकि डिमांड जो है वो कई सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है कि किसी भी फैक्टर के चेंज होने की वजह से डिमांड हमारी चेंज हो सकती है। लेकिन अगर मुझे लॉ ऑफ डिमांड को ढंग से पढ़ना है तो मुझे किसी एक फैक्टर पे ही देखना पड़ेगा और हमारा जो प्राइमरी फैक्टर हम मानते हैं उसे हम मानते हैं प्राइस। इसीलिए लॉ ऑफ डिमांड में हम प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में ही चेंज देखते हैं और अदर फैक्टर्स को हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि वो सारे के सारे कांस्टेंट हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो कि लॉ ऑफ डिमांड में हमें पढ़ना जरूरी है। सबसे पहला फैक्ट है कि इनवर्स रिलेशनशिप है। अब लॉ ऑफ डिमांड में जब भी हम पढ़ते हैं तो एक इनवर्स रिलेशनशिप काम करता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में, कि अगर मेरी प्राइस इंक्रीज होगी तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी एंड अगर मेरी प्राइस कम हो जाएगी तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी। सेकेंड है मेरा क्वालिटेटिव नॉट क्वांटिटेटिव। अब जो लॉ ऑफ डिमांड है वो हमारा मेनली क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट्स कभी नहीं देता, वो सिर्फ क्वालिटेटिव स्टेटमेंट्स ही देता है। जैसे कि ये हमें सिर्फ दिखाता है कि डायरेक्शन क्या है उस चेंज का जो कि प्राइस के चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में आया है, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ये कभी नहीं दिखाता हमें। हमारा थर्ड है कि सिंगल साइडेड है। अब लॉ ऑफ डिमांड बिल्कुल ही सिंगल साइडेड है क्योंकि ये सिर्फ इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस दिखाता है हमारा क्वांटिटी डिमांडेड के ऊपर, जहां पे कि हम दूसरे सारे जितने भी फैक्टर्स हैं उन सबको कांस्टेंट मानते हैं। एंड फोर्थ है मेरा नो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप। अब यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस के बीच में कोई भी प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि अगर मेरी प्राइस सिर्फ 10% से बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांडेड किसी भी प्रोपोर्शनेट पे बढ़ सकती है, किसी भी परसेंटेज पे वो बढ़ सकती है। एज सच कोई नहीं है कि वो सिर्फ 10% पे ही बढ़ेगी। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रीजंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। कि लॉ ऑफ डिमांड के रीजंस क्या है। सबसे पहला रीजन है हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमारा ये कहता है कि जैसे जैसे मैं अपनी कंजम्पशन को बढ़ाता जाऊंगा, जैसे जैसे मेरी कंजम्पशन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ही हर एक सक्सेसिव कंजम्पशन पे जो मेरी यूटिलिटी है वो गिरती रहेगी। तो इसलिए डिमांड मेरी कंप्लीटली डिपेंड करती है मेरी यूटिलिटी के ऊपर। मैं किसी प्रोडक्ट की तभी ज़्यादा डिमांड करूंगा जब मेरे को उस एक्स्ट्रा डिमांड करने से मेरी
सेटिस्फैक्शन ज़्यादा हो रही है, और वो तभी होगी जब मेरी प्राइस फॉल होगी। अगर प्राइस मेरी कांस्टेंट रहती है तो मैं ज़्यादा डिमांड नहीं करूँगा, क्योंकि पहले ही स्टेप पे मेरी डिमांड या मेरी जो सेटिस्फैक्शन है वो कंप्लीट हो चुकी है। सेकेंड रीज़न है हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमारा क्या कहता है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ये कहता है, जैसे कि अगर जो मेरी प्राइस है किसी भी कमोडिटी, किसी भी गिवन कमोडिटी की, अगर वो डिक्रीज हो जाती है किसी भी रीज़न की वजह से, तो वो मेरा रिलेटिवली चीप हो जाएगा उसके सब्स्टिट्यूट से। एंड अब मैं गिवन कमोडिटी को ही ज़्यादा कंज्यूम करूँगा, एंड ये भी शर्त है कि जो सब्स्टिट्यूट मेरा प्रोडक्ट है या सब्स्टिट्यूट कमोडिटी है उसकी प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आ रहा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं दो प्रोडक्ट्स का, पेप्सी और कोका कोला। अगर मेरी पेप्सी की प्राइस कम हो जाती है तो पेप्सी मेरे लिए ज़्यादा रिलेटिवली चीप हो गया, अब मैं पेप्सी की डिमांड ज़्यादा करूँगा, जिससे कि मेरी कोका कोला की डिमांड कम हो जाएगी। अब थर्ड है हमारा इनकम इफेक्ट। अब इनकम इफेक्ट क्या दिखाता है? इनकम इफेक्ट रेफर्स टू अ इफेक्ट on a demand of a singular or a particular commodity when the real income of consumer changes due to change in price of the commodity। अगर मेरी कोई कमोडिटी की प्राइस फॉल हो जाती है तो इस केस में जो परचेजिंग पावर है किसी भी कंज्यूमर की वो बढ़ जाएगी, और इसका रिजल्ट यही होगा कि अब वो कंज्यूमर ज़्यादा प्रोडक्ट्स खरीद पाएगा। इसको भी एक एग्जांपल से देखते हैं। सपोज राम चिप्स के पैकेट खरीदने गया जिसकी वैल्यू थी 10 रुपीज़ पर पैकेट और उसकी पॉकेट मनी थी 40 रुपीज़, तो उसने 4 पैकेट्स खरीदे। अब अगर जो चिप्स की प्राइस है वो गिर कर 8 रुपीज़ हो जाए तो उसी सेम इनकम पे अब राम टोटल 5 पैकेट्स खरीद पाएगा। फोर्थ रीज़न है मेरा एडिशनल कंज्यूमर्स या एडिशनल कस्टमर्स। अब जैसे ही मेरी किसी भी कमोडिटी की प्राइस फॉल हो जाती है तो अब और भी ज़्यादा नए कंज्यूमर्स आ जाएंगे जो कि पहले उस प्रोडक्ट को नहीं खरीद पा रहे थे क्योंकि उस प्रोडक्ट की प्राइस थोड़ी हाई थी। एंड जो एग्जिस्टिंग कंज्यूमर्स भी हैं, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स भी हैं, अब वो भी डिमांड करना ज़्यादा शुरू कर देंगे क्योंकि उस कमोडिटी की प्राइस गिर चुकी है। इसको एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे कि हम मानते हैं कि जो फैमिली पैक है हमारा आइसक्रीम का, उसकी पहले प्राइस थी 100 रुपीज़, अब उसकी प्राइस डिक्रीज होके हो चुकी है 50 रुपीज़। तो अब इस डिक्रीज की वजह से क्या होगा? सबसे पहले तो नए कंज्यूमर्स आ जाएंगे उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, एंड जो एग्जिस्टिंग कंज्यूमर्स है जो पहले 100 रुपीज़ का खरीद भी पा रहे थे एक फैमिली पैक, अब वो अपनी डिमांड को बढ़ा देंगे एंड वो 2 फैमिली पैक खरीद लेंगे उसी सेम 100 रुपीज़ में। तो इससे इवेंचुअली डिमांड ही मेरी इंक्रीज होगी। एंड हमारा फिफ्थ रीज़न है डिफरेंट यूजेस। अब कुछ कमोडिटीज़ होती है हमारी जिनके बहुत सारे मल्टीपल यूजेस होते हैं, जैसे कि हमारी मिल्क हो गया या फिर इलेक्ट्रिसिटी हो गया। अगर किसी भी ऐसी प्रोडक्ट की, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी, अगर उसकी प्राइस मेरी बढ़ जाती है किसी भी रीज़न की वजह से, तो जो मेरी यूजेस है वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो जाएंगे। जब इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस कम थी तो मैं उसी इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके कई सारी चीज़ें यूज़ कर रहा था। मैं लाइट्स भी चला रहा था, मैं फैंस भी चला रहा था, मैं एसी भी यूज़ कर रहा था, तो मैं उसको प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब जब उस कमोडिटी की प्राइस बढ़ गई तो अब मेरे यूजेस बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो जाएंगे। अब सिर्फ मैं लाइट जलाने के लिए या फिर रात को ही सिर्फ एसी चलाने के लिए मैं लाइट को यूज़ करूँगा या इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करूँगा। एंड जब उस कमोडिटी की या इलेक्ट्रिसिटी की अगर प्राइस कम हो जाती है तो मैं इवेंचुअली अपने जो यूजेस है उसको भी बढ़ा दूंगा। अब एक और टॉपिक आता है हमारा कि एक्सेप्शंस भी होते हैं। कुछ ऐसी एक्सेप्शंस होती है हमारे लिए जो कि लॉ ऑफ डिमांड में उसको हम कंसिडर नहीं करते या वो एक्सेप्शंस की तरह ही कंसिडर किया जाता है। तो सबसे पहला एक्सेप्शन है हमारा ग्रिफिन गुड्स। अब ग्रिफिन गुड्स वो इंफीरियर गुड्स होते हैं जिसपे कि कंज्यूमर अपना लार्ज अमाउंट ऑफ इनकम या फिर लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ इनकम को उस पर स्पेंड किया जाता है एंड उसकी डिमांड मेरी इंक्रीज होती है जब प्राइस राइज होंगी एंड डिमांड मेरी डिक्रीज हो जाती है जब उसकी प्राइस फॉल होगी। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अब इंडिया में जनरली लोगों का परसेप्शन ऐसा बना हुआ है कि जब भी कुछ सीरियल्स जैसे कि ज्वार या फिर बाजरा, इनकी अगर प्राइस मेरी कम हो जाएगी तो मैं ज़्यादा सुपीरियर गुड्स के सुपीरियर सीरियल्स की तरफ खुद को शिफ्ट कर लूँगा, जैसे कि राइस या फिर वीट। तो इस फिनोमिना को हम पॉपुलरली कहते हैं ग्रिफिन्स पैराडॉक्स, जो कि सबसे पहली बार ऑब्जर्व किया था सर रॉबर्ट ग्रिफिन ने। फिर नेक्स्ट एक्सेप्शन है हमारा स्टेटस सिंबल। अब कुछ ऐसी कमोडिटीज़ होती हैं जो कि लोग अपने स्टेटस सिंबल के लिए खरीदते हैं, जैसे कि डायमंड, गोल्ड या प्रीशियस मेटल्स या फिर एंटीक्स। अब इन सब की जो डिमांड है वो तभी ज़्यादा बढ़ जाती है जब इनकी प्राइजेस बढ़ जाती हैं, क्योंकि रिच क्लास खुद को डिस्टिंक्ट या फिर अपना स्टेटस सिंबल को इम्प्रूव करने के लिए इन सब प्रोडक्ट्स को ज़्यादातर यूज़ करते हैं, फिर खरीदते हैं या फिर इन सब प्रोडक्ट्स की ज़्यादा डिमांड करते हैं। हमारा थर्ड एक्सेप्शन है फियर ऑफ शॉर्टेज। अब
अगर कंज्यूमर को ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में कोई एक प्रोडक्ट या कोई एक कमोडिटी की शॉर्टेज होने वाली है, स्केर्सिटी होने वाली है, तो प्रेजेंट में ही वो अपनी डिमांड को बढ़ा लेगा। इवन दो अगर उस कमोडिटी की प्राइस प्रेजेंट में ही बहुत ज़्यादा है तो वो अपनी डिमांड बढ़ाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा उसको खरीद के रखेगा, अपने पास स्टोर करके रखेगा। अब ये मेनली उन सिचुएशंस में ज़्यादा होता है जबकि सिचुएशन ऑफ वॉर हो, सिचुएशन ऑफ इमरजेंसी हो, या फिर सिचुएशन ऑफ लॉकडाउन, सीलिंग, ये सब हो। तो इन सब सिचुएशन में कंज्यूमर हाई प्राइस दे के भी डिमांड को अपनी रखता है, या फिर और उसके पीछे उसका रीजन एक तो फियर ऑफ शॉर्टेज या फिर फियर ऑफ इनसिक्योरिटी। फोर्थ है हमारा इग्नोरेंस। अब कंज्यूमर्स कभी कभार क्या करते हैं कि कुछ प्रोडक्ट्स को वो खरीद लेते हैं जस्ट स्पार्क ऑफ दैट मूवमेंट में, और एक्चुअली में उनको नहीं पता होता कि उसकी जो प्रिवेलिंग प्राइस है मार्केट के अंदर उस कमोडिटी की वो क्या चल रही है, तो वो कभी कभार हाई प्राइस भी पे कर देते हैं किसी भी प्रोडक्ट के लिए। फिफ्थ आता है हमारा फैशन रिलेटेड गुड्स। अब अगर किसी भी कमोडिटी की या किसी भी कोई भी कमोडिटी अगर हमारी फैशन में है, ट्रेंड में है, तो कंज्यूमर्स उस कमोडिटी को एक्वायर करने के लिए ज़्यादा पैसा देने के लिए भी तैयार है, फिर डिमांड बढ़ जाएगी उस कमोडिटी की अगर वो चीज़ हमारी स्टाइल में है, फैशन में है, इवन दो अगर उस कमोडिटी की प्राइस भी बहुत हाई हो। सिक्स्थ है हमारा नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। अब कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि हमारे वीट, राइस, वाटर, मेडिसिन, सॉल्ट, तो ये सब चीज़ें हमारे लिए नेसेसिटी होती है, इनके बिना हम ज़्यादा दिन तक नहीं जी सकते। तो इन प्रोडक्ट्स के अगर प्राइजेस मेरी बहुत हाई भी हो जाए तो भी कंज्यूमर्स डिमांड को अपनी हाई ही रखेंगे क्योंकि ये नेसेसिटी है हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए। एंड सेवंथ है हमारा चेंज इन वेदर या चेंज इन सीजन। अब जैसे सीजन या फिर वेदर कोई चेंज होता है तो किसी किसी कमोडिटी की प्राइस अगर हाई भी हो तो भी लोग उसके लिए डिमांड करते हैं हाई। अब जैसे ही मानसून का सीजन आता है तो उस टाइम पे अम्ब्रेलास की डिमांड बहुत ज़्यादा हाई हो जाती, इवन दो अगर उस अम्ब्रेला को जो प्रोड्यूसर है या फिर जो शॉपकीपर है वो एक हाई प्राइस पे भी बेच रहा हो, तब भी लोग डिमांड करेंगे क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट है उस टाइम पे मेरे लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व या फिर हमारा जो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अब कभी भी अगर किसी भी कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांडेड में कोई भी चेंज आ रहा है ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस एंड अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, तो उसे हम कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अब जब भी इस चेंज को हम ग्राफिकली शो करते हैं तो हम कहते हैं कि इट इज अ मूवमेंट अलोंग द सेम साइड ऑफ द डिमांड कर्व। अब चेंज के बेसिस पे हमारे दो टाइप के चेंज होते हैं। सबसे पहला आता है हमारा अपवर्ड चेंज, उसके बाद सेकंड आता है हमारा डाउनवर्ड चेंज। तो मूवमेंट हमारी दो टाइप की होती है। सबसे पहला आता है हमारा डाउनवर्ड मूवमेंट जिसे हम एक्सपेंशन ऑफ डिमांड कहते हैं, एंड सेकंड है मेरा अपवर्ड मूवमेंट जिसे हम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड भी कहते हैं। अब अपवर्ड मूवमेंट क्या होता है? अब जब भी मेरी प्राइस राइज होने की वजह से मेरी क्वांटिटी डिमांडेड में डिक्रीज हो जाती है तो उसे हम कहते हैं अपवर्ड मूवमेंट। एंड डाउनवर्ड मूवमेंट होता है जब भी मेरी प्राइस फॉल होने की वजह से मेरी क्वांटिटी डिमांडेड है जो वो बढ़ जाती है तो उसे हम कहते हैं डाउनवर्ड मूवमेंट। अब इसको समझने के लिए हम ये ग्राफ देखते हैं। तो इस ग्राफ में हम इजीली देख सकते हैं जो पहले मेरी जो इनिशियल प्राइस लेवल है वो है OP एंड जो इनिशियल क्वांटिटी लेवल है वो है OQ। अब जब मेरी प्राइस इंक्रीज हुई OP से OP2 तक तो उस पॉइंट पे जो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड है वो मेरी कम हो गई OQ से OQ2 तक। एंड जो नेक्स्ट है मेरा, तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं अपवर्ड मूवमेंट। अब जब मेरी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो मेरी इंक्रीज हो गई OQ से OQ2 तक ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस ऑफ OP से OP1 तक, तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं डाउनवर्ड मूवमेंट। अब हमारा एक्सपेंशन इन डिमांड का क्या मतलब होता है? एक्सपेंशन इन डिमांड का मतलब होता है कि इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। तो इसकी वजह से जो हमारा डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग की तरफ मूव होता है या वो डाउनवर्ड की तरफ मूव हो जाता है, इसलिए हम इसे डाउनवर्ड मूवमेंट भी कहते हैं। और भी इसके कुछ अलग नाम है जैसे कि एक्सपेंशन इन डिमांड या फिर इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। फिर सेकंड टाइप की हमारी डिमांड आती है वो है कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। अब कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड होती है जब भी मेरी जो डिमांड है या क्वांटिटी डिमांडेड है वो डिक्रीज हो गई ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस एंड अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। तो ये हमारा अपवर्ड मूवमेंट को लीड करता है या फिर ये इसकी वजह से हमारा जो डिमांड कर्व वो अपवर्ड की तरफ मूव होता है। एंड इसको हम और भी अलग नाम से कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड या फिर डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शिफ्ट इन डिमांड कर्व, इसे हम चेंज इन डिमांड भी कहते हैं। अब व्हेन अ डिमांड ऑफ अ कमोडिटी, किसी भी डिमांड
जब हमारी किसी भी कमोडिटी की डिमांड है उसमें कुछ चेंज आता है ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स एंड प्राइस रिमेन कांस्टेंट, तो उसे हम कहते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व या फिर हम कहते हैं चेंज इन डिमांड। तो अदर फैक्टर्स में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि चेंज होती है जिसकी वजह से हमारी डिमांड में चेंज आता है। सबसे पहला है हमारा चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, फिर है हमारा चेंज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, फिर आता है हमारा चेंज इन लेवल ऑफ इनकम ऑफ कंज्यूमर्स, फिर है चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर्स, फिर नेक्स्ट है हमारा एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन फ्यूचर प्राइस लेवल, फिर है हमारा चेंज इन पॉपुलेशन या फिर चेंज इन सीजन्स और वेदर्स या फिर चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो ये सब हमारे कुछ चेंजेस होते हैं। अब इन चेंजेस को लेके हमारे दो कंसेप्ट आते हैं सामने। सबसे पहला है मेरा इंक्रीज इन डिमांड एंड सेकंड है मेरा डिक्रीज इन डिमांड, जिसे हम राइटवर्ड शिफ्ट एंड लेफ्टवर्ड शिफ्ट भी कहते हैं, जो कि हम इस ग्राफ में इजीली देख सकते हैं। तो इस ग्राफ में देख के मेरे को पता चल रहा है कि जो प्राइस लेवल है मेरा वो ओपी पे कांस्टेंट है हर एक लेवल पे, एंड मेरी क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो रही है ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स। एंड जो मेरा पहला जो इनिशियल प्राइस लेवल है या इनिशियल क्वांटिटी लेवल, इनिशियल प्राइस लेवल है मेरा ओपी, एंड जो मेरा इनिशियल क्वांटिटी लेवल है वो है मेरा ओ क्यू। अगर मैं राइटवर्ड शिफ्ट की बात करूं तो इस पॉइंट पे मेरी प्राइस, इस पॉइंट पे जो अदर फैक्टर्स में इंक्रीज आने की वजह से जो मेरी क्वांटिटी थी पहले ओ क्यू, वहां से वो ओ क्यू 1 तक शिफ्ट हो गई, तो ये है मेरा राइटवर्ड शिफ्ट। फिर आता है लेफ्टवर्ड शिफ्ट, वो है कि पहले जो मेरी क्वांटिटी थी वो थी ओ क्यू पे, एंड ड्यू टू डिक्रीज इन अदर फैक्टर्स में, तो उसकी वजह से जो मेरी क्वांटिटी थी अब वो ओ क्यू से ओ क्यू 2 पे पहुंच गई है। तो ये होता है मेरा लेफ्टवर्ड शिफ्ट। अब इसी के अंदर आता है हमारा टॉपिक जो कि है इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। ये क्या होते हैं? अब आता है हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट जो कि है इंक्रीज इन डिमांड। अब इंक्रीज इन डिमांड क्या होता है? इंक्रीज इन डिमांड रेफर्स टू राइज इन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स एंड प्राइस रिमेन कांस्टेंट। एंड डिक्रीज इन डिमांड क्या होता है हमारा? डिक्रीज इन डिमांड रेफर्स टू फॉल इन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स एंड प्राइस रिमेन कांस्टेंट। अब राइटवर्ड शिफ्ट होने के और लेफ्टवर्ड शिफ्ट होने के दोनों की हम डिटेल में या फिर बुलेट पॉइंट्स में हम देख लेते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स है जिसकी वजह से राइटवर्ड शिफ्ट होता है या फिर जिसकी वजह से लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं राइटवर्ड शिफ्ट किन किन रीजंस की वजह से होता है जो कि अदर फैक्टर्स में आते हैं हमारे। तो पहला है हमारा इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, फिर है सेकंड डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, या फिर थर्ड है हमारा इंक्रीज इन डिमांड फॉर इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, फिर डिक्रीज इन डिमांड इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स, फेवरेबल टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ टुवर्ड्स द कमोडिटी, एंड लास्ट है मेरा फ्यूचर में प्राइस एक्सपेक्टेशन है कि इंक्रीज होने वाली है प्राइस। तो ये सब रीजंस होते हैं मेरे राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व के अंदर। अब हम देखते हैं लेफ्टवर्ड शिफ्ट में कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट में सबसे पहला आता है मेरा डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, या फिर इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, या फिर डिक्रीज इन इनकम इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, फिर इंक्रीज इन इनकम इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स, या फिर अनफेवरेबल टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस टुवर्ड्स द कमोडिटी, एंड देयर इज नो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रिलेटेड टू प्राइस इंक्रीज। तो ये सब रीजंस आते हैं मेरे लेफ्टवर्ड शिफ्ट के जो कि डिमांड कर्व के अंदर होता है। एंड हमारा आज का फाइनल टॉपिक है टाइप्स ऑफ डिमांड। अब डिमांड कितने टाइप्स की होती है? अभी तक हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा, डिमांड कर्व पढ़ा, डिमांड शेड्यूल, कई सारी चीजें पढ़ ली, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, लेकिन हम ये देखते हैं कि डिमांड कितने टाइप की होती है। तो सबसे पहले टाइप की डिमांड है हमारी वो है प्राइस डिमांड। अब प्राइस डिमांड होता है एक रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड अ डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी, एंड अज्यूमिंग दैट अदर फैक्टर्स आर रिमेन कांस्टेंट। एंड प्राइस डिमांड को हम शो करते हैं dx इज इक्वल टू FPX, जहां पे हमारा dx होता है क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी x, f है मेरा फंक्शनल रिलेशनशिप, एंड px है मेरा प्राइस ऑफ द पर्टिकुलर कमोडिटी, फिर प्राइस ऑफ कमोडिटी x। फिर नेक्स्ट आता है मेरा इनकम डिमांड। अब इनकम डिमांड वो टाइप की डिमांड है जो कि रिलेशनशिप दिखाती है मेरी इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कंज्यूमर फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। तो इसको हम शो करते हैं एज dx इज इक्वल टू f ब्रैकेट में y। तो वहां पे dx है मेरा क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी x एंड y है मेरा कंज्यूमर की इनकम। फिर थर्ड आता है मेरा क्रॉस डिमांड। अब क्रॉस डिमांड एक रिलेशनशिप दिखाता है हमारा बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी एंड द प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड, एंड हियर वी अज्यूम दैट अदर फैक्टर्स आर रिमेन कांस्टेंट। फोर्थ है मेरा जॉइंट डिमांड। अब जॉइंट डिमांड वो टाइप की डिमांड होती है जहां पे कि मैं एक साथ दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स की डिमांड करता हूं कि अपनी किसी एक पर्टिकुलर वांट को फुलफिल करने के लिए। अब इसमें एग्जांपल, तो उसे हम कहते हैं जॉइंट डिमांड। फॉर एग्जांपल, अगर मैं डिमांड कर रहा हूं शुगर की, टी लीव्स की एंड मिल्क की,
तो ये मेरी जॉइंट डिमांड का एक एग्जांपल है, क्योंकि मेरा जो मेन वांट है वो है टी प्रिपेयर करना। फिर फिफ्थ आती है हमारी कंपोजिट डिमांड। अब कंपोजिट डिमांड वो टाइप की डिमांड है जबकि मेरे कोई एक कमोडिटी ही मेरे कई सारे मल्टीपल यूजेस होते हैं उस कमोडिटी के। फॉर एग्जांपल हो गया मेरा डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड है वो होती है हमारी कि मैं इलेक्ट्रिसिटी से कई सारे प्रोडक्ट्स को चला सकता हूँ, चाहे हम बात करें टीवी, चाहे हम बात करें रेफ्रिजरेटर्स, चाहे हम बात करें एसी, कूलर्स, फैंस, या फिर कोई भी अलग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, या फिर किचन अप्लायंसेज, या फिर अपने मोबाइल फोन को रिचार्ज करना, मोबाइल फोन को चार्ज करना। तो ये सब चीजें मेरी कंपोजिट डिमांड के अंदर के एग्जांपल्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी है। फिर नेक्स्ट आता है मेरा डिराइव्ड डिमांड। अब डिराइव्ड डिमांड वो टाइप की डिमांड होती है जो कि किसी दूसरे कमोडिटी के ऊपर डिपेंड करती है कि अगर वो मेरे को मिल जाएगा तो मेरी डिमांड पूरी होगी। अब इसमें एग्जांपल होता है कि जैसे डिमांड ऑफ लेबर। अब लेबर की डिमांड मेरी किसी भी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए यूज होती है, तो ये मेरा डिराइव्ड डिमांड का एक अच्छा एग्जांपल है। फिर सेवंथ आता है मेरा जो कि है डायरेक्ट डिमांड। अब डायरेक्ट डिमांड वो टाइप की डिमांड है जो कि डायरेक्टली मेरे नीड्स को सेटिस्फाई कर देती है। जैसे इसमें एग्जांपल आते हैं बुक्स, वाटर, क्लोथ्स या फिर फूड। तो ये सब चीजें मेरी डिमांड को डायरेक्टली सेटिस्फाई कर देते हैं। फिर एट्थ आता है मेरा ऑल्टरनेटिव डिमांड। अब ऑल्टरनेटिव डिमांड वो डिमांड होती है जबकि मैं किसी भी अपनी पर्टिकुलर डिमांड को ऑल्टरनेटिव कमोडिटी से सेटिस्फाई कर सकता हूं। अब यहां पे हम एग्जांपल लेते हैं कि हंगर की। अगर मेरी डिमांड है फूड तो उसको मैं नॉर्मल चपाती, राइस, या फिर उसको मैं पिज्जा, बर्गर, चिली पोटैटो, स्प्रिंग रोल, मोमोज, इन सबको खा के भी सेटिस्फाई कर सकता, क्योंकि मेरी यहाँ पे डिमांड जो है वो है सिर्फ फूड की, और फूड मैं किसी भी जगह से कंज्यूम कर सकता हूँ। फिर लास्ट टाइप की मेरी डिमांड आती है वो है कॉम्पिटेटिव डिमांड। अब कॉम्पिटेटिव डिमांड वो डिमांड होती है जबकि मेरी किसी एक भी कमोडिटी की जो प्राइस है अगर वो डिक्रीज हो जाती है तो उससे जो दूसरी कमोडिटी है उसकी डिमांड भी डिक्रीज हो जाएगी, एंड ये वाइसा वर्सा होगा। तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं टी एंड कॉफी का। अगर मेरी टी की प्राइस कम हो जाती है तो मेरी कॉफी की डिमांड कम हो जाएगी, एंड ऑन दी अदर हैंड अगर मेरी टी की प्राइस बढ़ जाती है तो मेरी कॉफी की डिमांड भी बढ़ जाएगी। तो ये होता है हमारा कॉम्पिटेटिव डिमांड का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 3 ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स जो कि है डिमांड, वो चैप्टर खत्म होता है। अब इस चैप्टर से रिलेटेड या प्रीवियस वीडियो या फिर इस वीडियो में जो भी आपके डाउट्स है या फिर कुछ भी ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ नहीं आया तो प्लीज उसके लिए नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, वहां पे कमेंट करो, या फिर जो भी आपका मन हो कमेंट करने का वो कमेंट करो। एंड एट द एंड मैं ये कहना चाहूंगा कि स्टे सेफ, स्टे लर्निंग, स्टे हेल्दी एंड स्टे एट होम इस टाइम पे तो। एंड रिमेंबर गाइज एंड गर्ल्स, you can achieve anything you want if you put your time and effort to that thing only. Thanks for watching guys. Goodbye.